जो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, तीनों को 0 अंक मिले होते हैं और उसके बाद सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। उस सेकंड टेस्ट में वो दरवाजे के होल के अंदर आते हैं। अब आगे जब तीनों पेड़ों से घिरे होल से बाहर निकले तो उनके सामने का नज़ारा एकदम बदल गया। यह एक भयानक अंधकार बड़ा जंगल था जिसमें बड़े बड़े पेड़ थे और उनकी बड़ी बड़ी शाखाएं एक दूसरे को ढक रही थी और मन ही मन एक खतरनाक एहसास पैदा करा रही थी। लीलू और बाकी लोगों ने अपने चारों ओर देखा और तुरंत ही उन्हें अपने सामने एक क्रिस्टल की दीवार दिखाई दी। यह स्पष्ट रूप से नहीं थी। क्रिस्टल की दीवार पर धुंधले शब्द लिखे हुए थे। जब उन्होंने इसे पढ़ा तो उनके चेहरे गंभीर हो गए। यह सेकंड टेस्ट स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट हासिल करना है। घने जंगल में स्पेक्ट्रल फेस डेमन आइवी नाम का एक खास तरह का पौधा उगता है। इसका स्वभाव हिंसक और आक्रामक है और यह अपने पास आने वाले किसी भी जीव का गला घोंटकर उसे मार डालता था। यह शव को अपनी जड़ों में दबा देता था और उसके मांस को खाकर मैच्योर होता था। स्पेक्ट्रल फेस डेमन आइवी के मैच्योर होने पर उस पर स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट लगता है। सेकंड टेस्ट का लक्ष्य स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट प्राप्त करना था। जो भी इसे प्राप्त करता उसे अंक रिवॉर्ड मिलते। स्पेक्ट्रल फेस डेमन आइवी से निपटना आसान नहीं है। यह डेमन आइवी जहरीले कांटों से ढकी होती है और एक क्रूर दुश्मन है। सच कहें तो 8th ग्रेड के रेजोनेंस कल्टीवेटर के लिए भी अकेले स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट का सामना करना मुश्किल होगा। ज़ाओ कुओ ने चिंता ही में कहा। युलैंग फिसलने ही वाला था और वो रास्ते में ही रुक गया। मेरा सुझाव है कि हम तीनों मिलकर स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट प्राप्त करें। आपका क्या विचार है? ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो बस अब उड़ने ही वाले थे, हमें तुम्हें रोकने मत दो। थोड़ा शर्मिंदा होकर युलैंग ने इसे इनकार किया। असंभव, हम अभी अभी लाइफ और डेथ के दौर से गुजरे रहे हैं। लीलू ने सिर हिलाया। इस धूर्त पर भरोसा करना मुश्किल था। हालांकि उसने युलैंग के सुझाव को मना नहीं किया। भले ही वो खुद स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट हासिल न कर पाए, लेकिन ज़्यादा लोग होने से शायद मदद मिल सके। अगर उनके हाथों से काम आसान हो जाता है तो क्यों नहीं, चलो चलते हैं, लीलू ने कहा। वो घने जंगल में आगे आगे चलने लगा और युलैंग और ज़ाओ कुओ उसके पीछे पीछे चलने लगे। तीनों जंगल में और अंदर की ओर चलते गए। कुछ मिनटों बाद उन्हें दाईं ओर एक दूर कुछ हलचल सुनाई दी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मौन सहमति से आगे बढ़ गए। झाड़ियों को हटाते हुए उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर आगे कीचड़ भरे इलाके में एक बड़ा काला पेड़ था। पेड़ के चारों ओर एक काली लता लिपटी हुई थी जिस पर काले कांटे लगे हुए थे। वो लता किसी अजगर की तरह जोर से फड़फड़ा रही थी और सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। खुरखुरे पेड़ के तने की मोटी छाल पर एक भयानक चेहरे की धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। इससे वे बेजान हो गए। एक स्पेक्ट्रल फेस डेमन आइवी। हालांकि उसके आसपास पहले से ही लगभग 6 या 7 बंदे मौजूद थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने उसके खिलाफ एकजुट होने की लड़ाई लड़ी। स्पेक्ट्रल फेस डेमन आइवी से लड़ते हुए खतरनाक पावर गेट हवा में उड़ गए। डेमन ब्रांचेस जैसे को तैसा जवाब दे रही थी। जहरीली ब्रांचेस बार बार भयानक ताकत से झपटा मार रही थी और बदले में अक्सर दर्दनाक चीखें सुनाई देती थी। एक खतरनाक नजारा था। युलैंग उन्हें घूरता रहा। ये लोग लगभग 6th सील स्टेज के ही हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद वे डीमन फेस फ्रूट हासिल करने में कमजोर है। ये डीमन ब्रांचेस के सामने कमजोर थे। जब भी उन्हें ब्रांचेस उन्हें छू जाती तो कोड़ों जैसी भयानक आवाजें सुनाई ही उनके सिर में डर की सिरन दौड़ जाती थी। यह आवाज़ उन्हें अपने माता पिता द्वारा उन्हें पीटने वाली छड़ी की याद दिलाती थी। महज थोड़े समय में ही समूह बुरी तरह घायल हो गया और खतरनाक बुरी हालात में भाग निकले। सौभाग्य से उस डीमर ब्रांचेस की अटैकिंग रेंज सीमित थी, अन्यथा वे बुरी तरह मारे जाते। खराब तुरबी बजाने का प्रदर्शन देखने के बाद तीनों ने अपना सिर हिलाया। काफ़ी पेचीदा मामला है, ज़ाओ कुओ ने चिंता से कहा। हालांकि वे पिछले समूह से अधिक पावरफुल थे, फिर भी स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट प्राप्त करने के लिए उम्र और तीखे बचाव को पार करना आसान नहीं होने वाला।
यूलैंग तुम जाकर इसे आजमा लो। लीलू ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। यूलैंग ने मुंह फुला लिया। मैं ही क्यों, तुम विंड रेजोनेंस कल्टीवेटर हो, तुम सबसे तेज हो और कौन हो सकता है, लीलू ने चिढ़कर कहा। कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया न मिलने पर यूलैंग बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसकी हरी भरी पावर उसके शरीर को कर रही थी और वो एक धुंधलेपन की तरह तेजी से आगे बढ़ा, अपने पीछे हवा के झोंके उड़ाता हुआ। वो वाकई साउथविंड एकेडमी का सबसे तेज बंदा, जाओ कुओ ने आश्चर्य से कहा। लीलू ने अपने सामने धुंधली सी दिख रही आकृति को घूरकर देखा। वो व्यक्ति वाकई बहुत तेज था। यह स्पष्ट था कि उसने गति बढ़ाने के लिए काफी मेहनत की है, एक समझदारी भरा निर्णय। जैसे ही यूलैंग तेजी से पास पहुंचा, डीमन ब्रांचेस ने किसी के आने का आभास किया और सांप जैसी रिएक्शन देने लगी। वह चतुराई से बच निकला, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता गया वैसे वैसे उस पर ब्रांचेस बढ़ती गई, मानो डीमन ब्रांचेस को बढ़ने के खतरे का आभास हो गया हो। इससे पहले हमले के आगे यूलैंग की गति धीमी पड़ गई और उसका आत्मविश्वास गायब हो गया। अंततः उसने पीछे हटने का फैसला किया। पलक झपकते ही वो हमले के दायरे से सुरक्षित बाहर निकलकर लीलू और जाओ कुओ के पास वापस आ गया। यह तो नामुमकिन है, मैं पास भी नहीं पहुंच सका। स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट पाना तो दूर की बात है। यूलैंग हाँफते हुए अपने चेहरे से बहते पसीने को पोंछ रहा था। इसके विपरीत मुझे लगता है कि यह काफी हद तक हासिल किया जा सकता है, लीलू ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। यूलैंग की तेज गति ने स्पेक्टर फेस डेमन आइवी को उसकी आक्रामक क्षमता की पीक सीमा तक पहुंचा दिया था। अब हम साथ मिलकर हमला करेंगे। जाओ कुओ आगे रहकर रक्षा करेगा, मैं उसका साथ दूंगा और डेमन आइवी के सामने से होने वाले हमले को रोकूंगा। तुम किनारे से जाकर फ्रूट ले आओ। इसका मतलब है कि जाओ कुओ की हालात बहुत खराब होने वाली है, यूलैंग ने कहा। जाओ कुओ ने प्यारी मुस्कान दी। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से मजबूत चमड़ी और कठोर हड्डियों वाला इंसान हूँ। लीलू ने प्रशंसा से सिर हिलाया। चूंकि वे साथ काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें अपनी अपनी टैलेंट का पूरा भरोसा था और अपनी पावर का भी। वो जाओ कुओ को सिर्फ इसलिए छूट नहीं देने वाला था क्योंकि वह उसका दोस्त था, और ना ही जाओ कुओ इस तरह के पक्षपात को स्वीकार करता। ठीक है, यूलैंग की राय तो और भी कम थी। अपनी सरल युद्ध तकनीक को अपनाने के बाद तीनों ने समय बर्बाद नहीं किया। लीलू ने अपने पीछे 2 छोटी तलवारें निकाली और जाओ कुओ ने अपनी पीठ से फायर एक्स उठा ली। लीलू ने फुसफुसाते हुए आदेश दिया, चलो चलते हैं। जाओ कुओ दहाड़ा और हमला कर दिया। उसका पावरफुल बॉडी डीमन ब्रांचेस की ओर उग्र रूप से बढ़ रही थी। उसके चारों ओर चांदी जैसी रेजोनेंस पावर की एक हल्की सी चमक फैली हुई थी। एक्टिवेट होने पर उसकी सिल्वर बियर रेजोनेंस पावर ने उसके शरीर को और भी अधिक टिकाऊ बना दिया था और उसका आकार काफी हद तक बढ़ गया था। डीमन ब्रांचेस ने तुरंत रिएक्शन दी। उसके लताएं बिजली की तरह तेजी से बाहर निकली और अपनी गति से हवा में सीटी बजाती हुई लहराने लगी। डाकुओं की बड़ी कुल्हाड़ी सुंदर चापों में घूमती हुई एक बवंडर की तरह उसकी ओर आती हुई सभी लताओं को काट गिराती थी। हर बार के बाद हरे रंग के लिक्विड पदार्थ चारों ओर फैल जाते थे। अचानक उसके पीछे की कीचड़ फट गई और जमीन से लताएं फूट पड़ी, जिन्होंने जाओ कुओ को पिछले धड़ को पकड़ लिया। तुरंत ही ब्लू रेजोनेंस पावर तेजी किरण से उन्हें अलग कर दिया। जाओ कुओ ने बड़े बॉडी हड्डे कट्टे शरीर के ठीक पीछे लीलू था, जो अपनी ब्लू रेजोनेंस पावर से घिरा हुआ था। उसकी 2 तलवारें लगातार चलती रही और जाओ कुओ के बांधने के लिए आने वाली ब्रांचेस की तलाश करती रही, मतलब है उन्हें काटती रही। वे दोनों धीरे धीरे उस डीमन ब्रांचेस के करीब पहुंच गए। जैसे जैसे वे करीब आते गए, डीमन ब्रांचेस और भी हिंसक होती गई। उनकी ओर बढ़ती ब्रांचेस बेतहाशा बढ़ गई। लीलू ने उन्हें काटने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ ब्रांचेस फिर भी जाओ कुओ को जकड़ने में कामयाब हो गई। जाओ कुओ ने दांत पीसते हुए एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि उसके शरीर पर गहरे और खूनी निशान दिखाई देने लगे। वो आगे बढ़ा और एक और कदम और फिर एक और। यूलैंग जाओ। उसमें की स्थिति का जायजा लेते हुए लीलू ने बगल की ओर चिल्लाकर कहा, ठीक है,
पहले से ही किनारे पर इंतजार कर रहे यूलैंग ने आदेश सुनते ही तेजी से हमला कर दिया। अपनी पूरी गति से वो स्पेक्टर फ्रेश फ्रूट की ओर झपटा, जबकि डीमन ब्रांचेस दोनों के हमलों में उलझी हुई थी। यूलैंग बेहद फुर्तीला था। पलक झपकते ही वो स्पेक्टर फ्रेश फ्रूट के करीब पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी फट गई। एक मिस्टीरियस अजनबी तेजी से आगे बढ़ा, जो यूलैंग से पहले फ्रूट पर कब्जा करने के इरादे से आया था। लानत है! यूलैंग का चेहरा गुस्से से भर आया और उसने गाली दी। कोई तो मौके की तलाश में बैठा था। यूलैंग आंखें फाड़ कर देखता रह गया, क्योंकि उसका इनाम उसकी नाक के नीचे से चोरी होने ही वाला था। पास ही में लीलू चिल्लाया, यूलैंग अपनी आंखें बंद कर लो। उसने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा गंभीर था। उसकी उंगली के सिरे पर ब्लू रेजोनेंस पावर का एक गोला बना, जो तेजी से निकला। यूलैंग और घुसपैठी के बीच ब्लू रेजोनेंस पावर का गोला फट गया, जिससे वे चकाचौंध भरी रोशनी के विस्फोट से गिर गए। नहीं होता है जैसे किसी के ऊपर आंखों में लाइट मार दे तो बिल्कुल लाइट ही लाइट हो जाती है। वो ये आवाज़ सुनकर यूलैंग चौंक गया। आंखें बंद करने से वो पहले से भी अधिक असुरक्षित में आ जाता, क्योंकि घुसपैठी उसके ठीक सामने था। लेकिन को समझने के कारण उसने अपने जबड़े कस लिए और आंखें बंद कर ली। ऐसे ही चकाचौंध भरी रोशनी फूटी। यूलैंग ने चकाचौंध से बचने की कोशिश की। अपनी आखिरी मानसिक छवि के आधार पर उसने स्पेक्टर फेस फ्रूट के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि घुसपैठिए पर फ्लैश की सीधी रोशनी पड़ी। उनकी आंखें जल उठी और वे पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। तेज रोशनी पल भर में गायब हो गई। स्पेक्टर फेस फ्रूट यूलैंग के हाथों में था। उसका चेहरा सख्त था। उसने अपनी आस्तीन से एक तीखा चाकू निकाला और उसे हरी रेजोनेंस पावर से डाल दिया, और फिर उसे झपटते हुए उस घुसपैठिए को बेरहमी से वार किया। अपनी हार समझकर घुसपैठिए ने उपास उड़ाते हुए मुक्का मारा। पीली रेजोनेंस पावर बाहर निकली और यूलैंग के हमले दोनों पावर जोरदार तरीके से टकराई। दोनों पावर के आपस में टकराने से धमाका हुआ। घुसपैठिए को मामूली सी चोट आई, जबकि यूलैंग पीछे की ओर उड़कर पास ही जमीन पर जा गिरा। जैसे ही यूलैंग ने उसे पकड़ा, लीलू और जाओकुओ डीमन ब्रांचेस के हमले के दायरे से बाहर भाग गए। वे तेजी से यूलैंग के पास पहुंचे और सामने मंडरा रही परछाई को घूरने लगे। कितनी जल्दी हरकत है! यकीन नहीं होता कि मैं उसे छीन नहीं सका, अजनबी ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा। वे समझ गए थे कि एक लंबा लड़का था जिसके बाल छोटे थे। उसका शरीर बेहद प्रतिभाशाली था। ईस्टपुल एकेडमी। जाओकुओ ने अपने ओपोनेंट की छाती पर क्रिस्टल का चिन्ह देखा। स्कूल का लोगो ईस्टपुल का था। ईस्टपुल एकेडमी का लियांजोंग। वो ईस्टपुल में सेकंड स्थान पर है। 6th ग्रेड का अर्थ रेजोनेंस 8th सील स्टेज। यूलैंग ने तुरंत बताया। अपने संकलन और रिसर्च के बदौलत वो मेन बंदों को जानता था। लीलू का चेहरा काफ़ी भावहीन था। ईस्टपुल के बच्चे तो बस चीज़ें चुराना पसंद करते हैं, है ना? मेरे हिसाब से तो यह एक समस्या है। नियमों में चोरी के बारे में कुछ नहीं लिखा। लियांजोंग ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। बिल्कुल, लेकिन इससे तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस जरूर पहुंची है। तुम इतने लंबे समय तक एक छोटे से तिल की तरह बिल में छिपे रहे, लेकिन फिर भी खाली हाथ रह गए, निराश हो गए। लीलू ने उपास उड़ाया। लियांजोंग के चेहरे से शरारत गायब हो गई। उसने बाकी लंबे समय तक घात लगाकर हमला किया था। उसे पूरा यकीन था कि जीत उसकी मुट्ठी में है, और उसने कुछ चुनिंदा ताने भी तैयार कर रखे थे। लेकिन लीलू ने तुरंत रिएक्शन देते हुए पासा पलट दिया। लीलू, मैं तुम्हें कम आका। अब लियांजोंग की निगाहें उस पर टिकी थी। उसने हंसते हुए कहा, लेकिन यह कुछ भी नहीं है। इतना घमंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब है? अब तुम्हारी नज़र मुझ पर है। कुछ नहीं किया जा सकता। बॉस ने मैसेज भेज दिया है कि वो आपसे निपटने के लिए बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने हमें आपका मनोरंजन करने के लिए कहा है। लियांजोंग ने प्यारी मुस्कान के साथ कहा। शी हुआंग। लीलू ने जांच की। लड़ने का कोई खास मतलब नहीं है। इससे कोई अंक हासिल नहीं होंगे। हालांकि फाइनल टेस्ट के बाद जब एलिमिनेशन
राउंड शुरू होंगे तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊँगा, लियांजोंग ने कहा। उसकी निगाहें ज़ाओ कुओ और यूलैंग पर घूमी। अगर तुम दोनों को हवा का रुख पता है तो उससे दूर रहो। बॉस ने ईस्टपुल एकेडमी के सभी स्टूडेंट को उसे निशाना बनाने का आदेश दिया है। उसके साथ रहने से सिर्फ मुसीबत ही आती है। कुओ ने गाली दी। भाई इतनी गंदी गाली दी मैं बता नहीं सकता। तुरंत घूरते हुए कहा, ईस्टपुल के तुम कमीनों के आने और हमें मुफ्त में स्कोर थाली में परोसने देने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यूलैंग ने अपने हाथ में मौजूद तीखे तीर को हिलाते हुए गंभीर स्वर में कहा, लीलू और मैं जीवन मरण के बंधन में बंधे हैं। हमारा रिश्ता समुद्र की गहराई जितना गहरा है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम्हारे पास पैसे न हो। उबाऊ, जैसी तुम्हारी इच्छा। लियांजोंग ने सिर हिलाया और चला गया। अंधेरे जंगल में गायब हो गया। अरे कम से कम मुझे कुछ रकम तो दे दो जिस पर काम चला सके। हम बातचीत कर सकते हैं, यूलैंग ने चिल्लाकर कहा। वो उसका पीछा करने ही वाला था लेकिन लीलू ने उसे रोक लिया। यहाँ उससे उलझने का कोई फायदा नहीं है। उससे अंक भी नहीं मिलेंगे। धिक्कार है, ये तो अनुचित है। यूलैंग गुस्से से भड़क उठा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो घात लगाकर किए गए हमले से नाराज था या फिर किसी कीमत का जिक्र न होने से। ज़ाओ कुओ ने चिंता भाव से लीलू की ओर देखा। ब्रदर लीलू, अगर ईस्टपुल के लड़के सचमुच तुम्हारे पीछे पड़े हैं तो चलो हम अपनी एक टीम बना लेते हैं। यदि वे अपनी सेनाएं नहीं लाते तो वे पराजित हो जाते हैं। जल्दी नहीं है, देखते हैं क्या होता है, लीलू ने कहा। लीलू अब भी शांत दिख रहा था। जाहिर है शी हुआंग उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था और लियांजोंग जैसे चमचों को भेज रहा था। लेकिन अगर उसकी यही इच्छा थी तो यह ऐसा ही होगा। जैसे कुत्तों पर मांस के वंश से हमला करना, सिर्फ देना कुछ लेना नहीं। रुको, यह सही नहीं है। वो कुत्ता नहीं था। अच्छा, ये रहा हमारा लूटा हुआ माल। यूलैंग ने स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट आगे बढ़ाया। पहले इसे ज़ाओ कुओ को दे दो, उसने सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है। लीलू हंसा। ज़ाओ कुओ का शरीर अभी भी खून से लथपथ घावों से भरा हुआ था जो एक दयनीय स्थिति में था, लेकिन ये सभी घाव शारीरिक थे और उस मजबूत शरीर जल्द ही उन्हें ठीक कर देगा। ज़ाओ कुओ ने कोई टिप्पणी नहीं की और स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वैसे भी वो लीलू और यूलैंग को भी स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट दिलाने में मदद करने जा रहा था। उसने स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट को अपने हाथों से पकड़कर उसके अंदर का सार निकाल लिया। उसने उसे तब तक निचोड़ा जब तक कि हरे रंग के तरल की एक बूंद उसकी छाती पर लगे क्रिस्टल पर न गिर हो और उसमें समा गई। उनके क्रिस्टल पर अंक तुरंत बढ़ गए। 0 से 100 हो गए। चलो चलते हैं, दूसरा फल, लीलू ने कहा। दोनों आगे बढ़ गए। अगले 1 घंटे तक तीनों को और 2 डीमन लताएं मिल गई। अपनी रणनीति दोहराते हुए वे बिना किसी बाधा के 2 और स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट प्राप्त करने में सफल रहे। लीलू और यूलैंग दोनों ने भी 100 अंक हासिल कर लिए। अब जब उनका काम पूरा हो चुका था तो और फल पाने का कोई मतलब नहीं था। तीनों बिना देर किए तुरंत 3rd स्टेज के लिए रवाना हो गए। वाइट स्पिरिट माउंटेन के बाहर क्रिस्टल की दीवार पर लगातार अपडेट से जगमगा रही थी। कई लोग इन क्लिप्स को बड़े चाव से देख रहे थे। बोर्ड के पीक पर पूरे अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कुल मिलाकर 200 अंक, इनमें लू किंगेर और शी हुआंग जैसे खिलाड़ी शामिल थे। क्रिस्टल की दीवार पर 2 बेहद सनसनी क्लिप्स प्रदर्शित हो रही थी। सबसे पहले लू किंगेर, जो वो एक डीमन ब्रांचिस के ऊपर आराम से खड़ी थी जिसकी बेलें पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका लचीला शरीर और मोहक चेहरा, यह नज़ारा साउथविंड की मेधावी स्टूडेंट के आकर्षण का प्रमाण था। दूसरे नज़ारे में शी हुआंग मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक फल था। उसके पीछे काली और धुआं निकल रहा हुए ब्रांचेस लताएं थी जो अभी अभी थंडर से लगभग भरी हुई लग रही थी। इन दोनों ने अपनी अपनी डीमन ब्रांचेस को अपनी पूरी ताकत से हराकर अपने स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट प्राप्त किए थे। शानदार स्कोर और उनके लिए समर्थन बढ़ गया। सभी समझ गए थे कि फर्स्ट स्थान का खिताब अब शायद इन्हीं दोनों के बीच होगा।
काइवे और यान लिंकिंग को इन दोनों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनकी निगाहें बोर्ड के निचले हिस्से पर टिकी हुई थी। जब उन्होंने लीलू के अंक 100 तक पहुंचते देखा तो उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि यह सिर्फ एक नॉर्मल स्कोर था, लेकिन लीलू के लिए 2 0 अंक के एक बड़ी विफलता होती। जैसे जैसे अधिक स्टूडेंट अपने अपने तरीकों से स्पेक्ट्रल फेस फ्रूट प्राप्त करते गए, यहाँ का माहौल उत्साह से बढ़ता जा रहा था। सभी जानते थे कि ये फाइनल टेस्ट है, तो बस शुरुआती थे। यह आधारभूत अंक तो फाइनल स्टेज के लिए थे। कंपटीशन सही मायनों में तभी शुरू होगी जब एलिमिनेशन राउंड शुरू होगा। व्हाइट स्पिरिट माउंटेन के अंदर लीलू, यूलैंग और जाकुओ घने जंगल से बाहर निकले। उनके सामने एक नदी दिखाई दी और उसके दूसरी ओर पहाड़ियां और घाटियां का एक जटिल भूभाग था जो बड़े बड़े जंगलों और चट्टानों से भरा हुआ था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। नदी के उस पार एलिमिनेशन का ग्राउंड था। उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी अद्भुत पावर का उपयोग करते हुए बड़ी नदी को आसानी से पार कर लिया। वे दूसरी ओर उतरते रहे। एलिमिनेशन राउंड की शुरुआत का संकेत मिला। तो दोस्तों वीडियो को यही करते हैं समाप्त।